नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आप लगातार इतना प्यार दे रहे हैं। आपके इस प्यार और मोहब्बत के लिए जितना आपका शुक्रिया अदा करें उतना कम है। चलिए आज की सच्ची जो कहानी है, सच्ची घटना है, वो शुरू कर रहे हैं। 11 अगस्त 2020 वो समय जिस समय ने नींद उड़ा दी थी जोधपुर का बनाड़ नांदड़ी गौशाला। उस जगह सीवरेज का पानी इकट्ठा होता है, तो उस पानी को निकालने के लिए कर्मचारी आते हैं और कर्मचारी हमेशा अपने डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो करने के लिए उस जगह सुपरवाइज़र पूनम चंद और ऑपरेटर पप्पू, ये दोनों जब वहाँ आते हैं तब देखते हैं कि सीवरेज का जो पानी है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। तभी सीवरेज में से एक कट्टा निकलता है और उस कट्टे के अंदर से देखा जाता है कि इसके अंदर क्या है। जैसे ही कट्टे को खोलते हैं तो 2 थैलियाँ मिलती है। 2 थैलियों के अंदर शरीर के अलग अलग पार्ट मिलते हैं। जैसे ही ये देखते हैं पूनम चंद और पप्पू की सांस फूल जाती है। जाहिर सी बात है कि जब कोई ऐसा मंजर देखेगा जो डेली रूटीन में सीवरेज का पानी निकालता हो, सीवरेज में फंसी हुई गंदगी को निकालता हो, लेकिन अगर वो कोई गंदगी निकाले और उसको खोल करके देखे और उसके अंदर बॉडी के पार्ट्स मिले तो नींद हराम हो ही जाती है। वैसे ही पूनम चंद और पप्पू के साथ हुआ। उन्होंने ना आव देखा ना ताव देखा और तुरंत ही बनाड़ थाने से एएसआई गोवर्धन राम साहब को कॉल लगा लिया। गोवर्धन राम पूरी टीम के साथ उस जगह पहुंचे और जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करके देखते हैं कि ये एक इंसान की बॉडी है। सब को इकट्ठा करके एमजीएच हॉस्पिटल के शव गृह में रखवा दिया जाता है। इधर पुलिस को तलाश थी कि बाकी जो बचे हुए टुकड़े थे उनको किसी तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही थी कि शरीर की मुंडी नहीं होने के कारण शिनाख्त कैसे की जाए। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल था। अब बॉडी किसकी है, कैसे है, कोई पता नहीं है। पुलिस पूरे जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र में लग जाती है कि बनाड़ में अगर सीवरेज के साथ ये अगर थैली आई है तो हो सकता है कि इसके साथ साथ कहीं और भी आ सकती है। अब शव को ढूंढने का कार्य गोवर्धन राम एएसआई वो पूरी तरह से अपनी टीम को संगठित कर लेते हैं और घर घर की सीवरेज नाली, बड़ा नाला उस जगह खोजा जाता है और साथ में नगर निगम के कर्मचारियों का भी सहयोग लिया जाता है। अब उनको एक थैली दूसरी मिलती है जिसके अंदर सर की मुंडी थी। अब पूरी तरह से ये क्लियर हो चुका था कि जो शातिर आरोपी था वो इतना शातिर था कि उसने शरीर के अलग अलग पार्ट करके अलग अलग थैलियों में विस्तारित करके सीवरेज के अंदर डाल दिया था ताकि वो गुम हो जाए और किसी को किसी पर भी शक न हो। प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन कहते हैं कि चोर हमेशा अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ जाया करता है। इसलिए ऐसा ही इस केस में हुआ। जोधपुर में अभी जो अनीता मर्डर केस चल रहा है उसमें भी आरोपी ने सबूत छोड़ा है। उसके सबूत के बुनियाद गुलामुद्दीन को पकड़ा गया। इसी बलबूते पर हमेशा पुलिस कोई ना कोई ऐसा सुराग ढूंढने में कामयाब रहती है और आरोपी है जो आसानी से वो सुराग छोड़ जाता है। जिस थैलियों के अंदर बॉडी के पार्ट्स थे, अब उन थैलियों की मदद से पुलिस को पहुंचना था। जैसे ही थैलियों को खंगाला गया, देखा गया, तब एक थैली के अंदर ऊपर लिखा हुआ था, जैसे आप किसी भी दुकान से सामान लेते हैं तो उस दुकान का नाम होता है, उस फर्म का नाम होता है, या फिर किसी भी कंपनी का आप लेते हैं तो उस कंपनी का नाम होता है। आनंदपुर कालू नाम की एक दुकान थी गांव के अंदर। आनंदपुर गांव के अंदर कालू नाम की दुकान थी, उसकी ये थैली थी। तब पता चल चुका था कि ये थैली इस जगह की है और आरोपी या मरने वाला इसी के आसपास का क्षेत्र है। दूसरी थैली पर मेड़ता सिटी नाम लिखा हुआ था। अब मेड़ता सिटी लिखा हुआ था तो ये पक्का कंफर्म हो चुका था कि या तो मारने वाला और या फिर मरने वाला ये दोनों ही आनंदपुर गांव से या फिर मेड़ता सिटी से हो सकते हैं। आसपास के पुलिस थानों को इतला की जाती है और इस प्रकार का केस बताया जाता है। अब पुलिस ढूंढ रही थी कि कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर दर्ज हुई है तो उसके बुनियाद पर पहुंचा जा सकता है। अब अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो मोड़ पूरी तरह से पुलिस के सारे जो राज ढूंढना चाहती है वो पुलिस के सारे राज खोल देती है। चूने भट्टे के व्यापारी नेमाराम जाजरा की ओर से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी कि
उनका जो पुत्र है सुशील, जो कि मेड़ता के अंदर कृषि अधिकारी है, वो कई दिनों से लापता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट मेड़ता में लिखाई गई है। अब पुलिस के लिए गुत्थी का सुलझाना आसान हो चुका था। अब होता क्या है, सुशील के भाई को, यानी कि जो चूने का जो व्यापारी है नेमाराम जाजड़ा, उनके बेटे को बुलाया जाता है जोधपुर के हॉस्पिटल एमजीएच में और शव की शिनाख्त की करवाई जाती है। तब ये शिनाख्त हो जाती है कि सुशील ही उस बॉडी के अंदर नज़र आ रहा है, जिस बॉडी को लेकर के पुलिस कई दिनों से परेशान है। लेकिन उस पॉलीथीन की वजह से आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था, एक सुराग पुलिस को ये मिल चुका था। अब कहानी बहुत ट्विस्ट लेती है और कहानी जो आप थंबनेल देख करके आए हैं, अब कहानी का ये पार्ट शुरू होता है। पुलिस जैसे ही कहती है कि सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं कि कृषि अधिकारी, इतना अच्छा अधिकारी, वो कहाँ था, क्या बात हुई, हमें कुछ बात बताई जाए। सीसीटीवी कैमरा से पहले उनके पिता से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सुशील और सीमा की शादी सन 2013 में हो चुकी थी। वो पहले यूपी में काम करता था, सरकारी नौकरी में था, लेकिन सीमा साथ में जाने के लिए अग्री नहीं थी, इसलिए सुशील ने वहाँ से वो नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ के वो यहाँ मेड़ता में कृषि अधिकारी की तैयारी करने लगे और एक दिन ऐसा आया कि वो कृषि अधिकारी बन गए। अब सीमा के साथ रहना आसान था, लेकिन इन दोनों के बीच में शादी तो हो गई थी लेकिन गोना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब शक की सुइयां हैं जो गहराने लगी और पूरी तरीके से इतनी गहराई कि सारे सीसीटीवी कैमरा जब चेक किए तब भी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अब इधर से एक कॉल आता है कि सुशील का जो बाइक है वो बाइक मेड़ता के एक पार्क में मिला है। अब यहाँ पर बातें बड़ी साफ़ हो जाती है। जब वो बाइक वहाँ से बरामद की जाती है तब वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले जाते हैं। तब दो लड़कियाँ उस बाइक को लेकर के वहाँ पार्क कर जाती हैं। दो लड़कियों की जब अच्छे से पहचान की जाती है तो दो लड़कियाँ सुशील की सगी सालियाँ बताई जाती है। अब इनको डिटेन किया जाता है, सगी सालियों को, और सगी सालियों को डिटेन करने पर पता चलता है कि बहुत बड़ा गुनाह या बहुत बड़ी अपराध की दुनिया में इन दोनों बहनों ने पैर रख दिया था अपनी बहन सीमा के कहने पर। अब सीमा को अरेस्ट किया जाता है, तीनों पर 0 डिग्री का यूँ कहें कि टॉर्चर किया जाता है और उनके साथ सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब पता चलता है, सीमा कहती है कि मुझे गम नहीं है कि मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन मुझे गम इस बात का है कि मेरी दोनों बहनें मेरी वजह से आज सलाखों के पीछे आ चुकी है। मैं ये कतई नहीं चाहती। अब सीमा अपनी कहानी बताती है कि 2013 के अंदर सुशील और सीमा की दोनों की शादी हो गई थी। वो हमेशा से लेस्बियन थी और वह एक मेड़ता के गांव के ही एक किसी औरत के साथ उसके संबंध थे। वो उसके साथ लेस्बियन का गेम करती थी। वो दिन भर रात भर उस महिला के साथ ही सोती थी और वो महिला बहुत ही अच्छी लगती थी। या यूँ कहें कि समलैंगिक जो अवधारणा बनी हुई है समाज के अंदर कि कुछ लोग समलैंगिक से होकर के भी शादी करते हैं, वैसे ही सीमा और उस औरत की कहानी थी जो दोनों आपस में रात को मिला करती थी। और जब दोनों महिलाएं हों और दो महिलाएं अगर घंटों मिलें तब उन पर कोई शक नहीं करता है। उनके अंदर प्यार और मोहब्बत की ज़बरदस्त कहानी सेटअप हो रही थी। सीमा अपने पति के साथ नहीं रहना चाह रही थी। अब सीमा को लगा कि उस औरत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सुशील यूपी से नौकरी छोड़ करके कृषि अधिकारी की जॉब में यहाँ लग चुका है। अब परिवार द्वारा दबाव बनाया जाएगा, लेकिन वो सुशील के साथ कभी हैप्पी नहीं थी। वो गांव की औरत के साथ ही हैप्पी थी। अब दोनों बहनों के साथ मिलकर के लिए प्लान बनाया जाता है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी को त्याग करूंगी। दोनों बहनें कहती हैं कि तुम्हें ज़िंदगी त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से तुम ये सोच रही हो, काश हम उसको ही सल्टा दें, उसकी ज़िंदगी को ही छीन ले। तीनों में एक राय बनती है और राय बन करके नशे की इंजेक्शन और नशे की गोलियां मेड़ता से ही खरीदी जाती हैं। प्लान के मुताबिक सुशील को बुलाया जाता है और सुशील को बहला फुसला करके जोधपुर तक लाया जाता है और उसके अंदर जोधपुर के अंदर ले जाने के बाद में नशे की गोलियां
और इंजेक्शन और भारी भरकम शराब पिला करके एक कटर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कटर, जिसकी वजह से अगर आपने एक मकान का काम चलते हुए दिखाई दिया या चल रहा है आपके घर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कटर होता है जिसकी वजह से ईंट पत्थर काटा जाता है। उससे बॉडी के 6 अलग अलग टुकड़े किए। सुशील के 6 अलग अलग टुकड़े करने के बाद में उन्हें कुछ नहीं सूझा और जिसके अंदर कटर लेके आए थे नया खरीद के, वही एक थैली यूज़ कर ली और एक के अंदर दूसरे कपड़े थे। उन थैलियों के अंदर बांध करके सीवरेज की उस पाइप में डाल दिया जो पूनम चंद और पप्पू को वो बैग मिले। उन्होंने नहीं सोचा कि इस थैलियों की मदद से पुलिस यहाँ पहुँच सकती है। उनके मन में एक ख्याल नहीं था। उन्होंने जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र में एक बहने वाले नाले के अंदर डाल दिया था और एकदम आराम से आकर के बैठ गई थी। इधर जो सुशील के पिता थे उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन इस बात से अनजान सीमा उस औरत के साथ खुश रहने लगी थी। सीमा कहती है कि मुझे मेरे पति के साथ रहना नामंजूर था, इसलिए मैं इस औरत के साथ ही रहती थी। अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी तब पुलिस ने सख्ताई से पूछा कि तुमने ऐसा प्लान कहाँ से बनाया। तब कहा कि मैंने और मेरी दोनों बहनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। अब पुलिस के सामने सवाल था कि नशे की गोलियां और नशे का इंजेक्शन आखिर कहाँ से लिया। तब पता लगा कि मेड़ता के एक मेडिकल से ही इन्होंने खरीदा है। अब पुलिस उसके पास जाती है और पूछताछ करती है तो पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन सख्ताई के बाद में वो अपना जुर्म इकबाल कर देता है और इसके बाद में उसको भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये मामला अभी कोर्ट में लंबित है। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन तीनों बहनें अभी जेल की हवा खा रही है। इसलिए मित्रों, अगर कोई अकेले में समय ज़्यादा बिता रहा है तो आप यूँ समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। ज़रूरी नहीं है कि एक महिला दूसरी महिला के साथ अगर अकेले में ज़्यादा समय बिता रही है या इधर उधर आना जाना कर रही है और वो ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ मामला गड़बड़ है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जब चने से चना टकराता है तब शायद दाल का निर्माण होता है। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। रब्बा खैर शब्बा खैर। एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं वापस हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। दुआओं में याद रखें। जय हिंद।